तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना? रिसोर्सेस को हमको कंजर्व कैसे करना है ना? तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो क्या हुआ है, रिसोर्सेज जो हमारे लिए मतलब हम रिसोर्सेज जो है उसका कंजप्शन जो इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब इरेशनली, मतलब अननेसेसरी जो यूज हो रहा है ना रिसोर्सेज का, उससे हमारी किन किन चीजों पे प्रॉब्लम हो रही है, इफेक्ट पड़ रहा है, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सभी हो रही है ना? टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। अब इन सबको अगर हमको रोकना है ना, तो रोकने के लिए कुछ कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी apt in voicing his concern about resources conservation in this world. This is enough to everybody's need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resources depletion and the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of masses. देखो, गांधी एक एग्जाम्पल दिया है गांधी जी का कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कदम बढ़ाया था कंजर्वेशन के लिए। उन्होंने क्या बोला था कि उस चीज की नेसेसरी नहीं है ना? प्रोडक्शन ऑफ मास की नेसेसरी नहीं है, फिर भी क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हुआ तो उस चीज का क्या हुआ, यूज हुआ। ठीक है। फिर था लैंड रिसोर्सेस। अब लैंड रिसोर्सेस से आप क्या समझते हो? लैंड का क्या, लैंड जो रिसोर्सेस है उसका क्या क्या यूज होता होगा? वी लिव ऑन लैंड, हम धरती पे ही रहते हैं, हम जमीन पे ही रहते हैं, है ना? वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वॉट एवर वी डू, हम किस पे करते हैं, हम जो भी करते हैं वो किस पे करते हैं, हम लैंड पे ही करते हैं, है ना? एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, बताया मैंने अभी। कोई फैक्ट्री बना रहा होगा, कोई कोई चाय का ठेला लेके खड़ा होगा उस पे, है ना? किसी के टॉवर्स बन रहे होंगे, किसी की बिल्डिंग्स बन रही होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उसमें आपको क्या बताया है कि मतलब अब तो समझ में आ ही गया होगा कि लैंड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ये तो सभी को पता है कि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सब चीजें किस पे होती है, किस पे सपोर्टेबल है? अर्थ पे, है ना? एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the availability land for various purposes with the careful planning. यहाँ पर ये बताया कि मतलब अर्थ आपकी लैंड में से बहुत सारी चीजें भी निकलती है। क्या क्या निकलती है? जैसे कि कोल, पेट्रोल, ये सब चीजें जमीन के नीचे से ही मिलती है हमको, है ना? तो हमको उसका यूज जो है वो बड़ी ही प्लानिंग के साथ में क्या करना चाहिए, उसका यूज प्लानिंग के साथ में करना चाहिए। ठीक है। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। देखो, अब आपका जो लैंड है वो कितने परसेंट आपके पास है और कितने परसेंट नहीं है वो बताया है। ठीक है, कैसे डिवीजन है। तो प्लेन्स जो है, मतलब जो माउंटेन आ गया, प्लेट्यू आ गया, प्लेन्स आ गए, आइलैंड आ गए, वो कितने एरिया है उसका? 43% एरिया उन्हीं सबसे कवर्ड है। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल माउंटेन्स account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and economical aspects. फिर उसके बाद में जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करते हो, एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करते हो। वो कितना बताया है आपको? 30% बताया है। ठीक है।
अगर बहुत सारी चीजें उसमें बता के रखी, आपका इकोनॉमिकली जो भी आप करते हो वो सब कौन कितने परसेंट लैंड में करते हो, 30%। About 27% of the area of the country in the plateau region, it is possible reach minerals, fossil fuels and forest. फिर बाकी का जो 27% एरिया जो है ना, वो किस में कवर्ड है, प्लेट्यूज में। ठीक है, प्लेट्यूज बोले तो जहाँ से फॉसिल फ्यूल्स और ये सब चीजें निकलती है और फॉरेस्ट है। ठीक है, अब लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे है देखते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला तो हम लैंड पे क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरा लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर और ये सब चीजों के लिए। ठीक है, अदर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, परमानेंट पोस्चर्स एंड ग्राजिंग लैंड। कुछ ऐसी लैंड भी है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो जैसे कि वहां पर क्या होती है, ग्राजिंग लैंड मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या होगी, घास वगैरह। ठीक है, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूड इन नेट शोन एरिया, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो इस हिसाब से होती है। अब इसको मैं क्या समझाऊं, आपको पता ही होगा कि लैंड किस किस हिसाब से यूज होती है। फैलो लैंड्स, अब फैलो लैंड्स क्या होता है, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन एग्रीकल्चर एरिया, often than current fallow left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture year। कुछ भी नहीं देके रखा है जो एग्रीकल्चर लैंड, वो एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है जो 1 साल के लिए छूट, 1 साल से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ, जो 1 से 5 साल से वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ। ये नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन ईयर नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया। ये क्या होता है, देखो 1 साल आपने खेती करी, 1 साल उस जमीन को छोड़ दिया, फिर दूसरे साल फिर खेती करी, फिर तीसरे साल उस जमीन को छोड़ दिया, फिर चौथे साल खेती करी, 5वें साल छोड़ दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, नेट सोन एरिया बोला जाता है। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न इन आईलैंड। अब ये पढ़ते हैं, क्या देके रखा आपको, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर एज such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and traditional etc। तो लैंड का यूज जो है वो कैसे हुआ है, फिजिकली भी हुआ है और अदर चीजों में भी हुआ है ना। सोइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, मतलब आप अगर रह रहे हो तो कहाँ रह रहे हो, जमीन पे ही रह रहे हो। आपका इकोनॉमिकली अगर आपको कोई चीज गेन करनी तो कैसे करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, फैक्ट्रीज वो करोगे, वो सब चीजें कहाँ होती है, हमारे जमीन पे ही होती है ना। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एरिया इन इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको ये बताया गया है कि कितना एरिया किधर यूज किया गया है और कैसे यूज किया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर ऑफ किलोमीटर लैंड इज जोग्राफिकली एरिया है वो, कितना 3.28। ठीक है, हाउएवर इज अवेलेबल ऑन दी ऑन ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट Assam has not been done fully। Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China has also not been survived। तो देखो ऐसा बता के रखा है कि कुछ एरिया चाइना, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर ने ले लिया, कुछ पाकिस्तान ने ले लिया, तो हमारे पास में कितना बचा, 3.28 बचा जोग्राफिकली। ठीक है, ऐसे पूरा 100% है, बट क्या है 93% ही हमारे पास में है। ठीक है, द लैंड अंडर परमानेंट पोस्टर्स आर ऑल्सो डिक्रीज। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पोस्चर लैंड एंड व्हाट आर द consequence of it? Most of the other than current fallow lands are either for poor quality or the cost cultivation of such land is very high. Hence, these land are cultivated once for or twice in about the 2-3 years, and if these are included in these net zone areas, percentage of NSA Indians comes to about 54% of total reporting area। देखो इतना सब कंक्लूजन निकाल के सिर्फ इतना ही निकला कि 54% जो टोटल एरिया है वो किसके लिए है, रिपोर्टिंग एरिया। रिपोर्टिंग एरिया मतलब रिपोर्टिंग एरिया मतलब नो, रिपोर्टिंग एरिया का मतलब है
कि जहाँ पर कैटल्स वगैरह को हम चराने जाते हैं, बोलते हैं गाय चराने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो एरिया। ठीक है, द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज greatly from one state to another. It over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipuram and अंडमान निकोबार आइलैंड। देखो क्या बताया गया आपको, नेट जोन एरिया मतलब, नेट जोन एरिया का मतलब जहाँ पर क्या होती है, कल्टीवेशन होता है ना, हम कुछ टाइम के लिए उसको ग्राजिंग एरिया छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के लिए हम उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए ले लेते हैं। तो उसमें आपको यही परसेंटेज बताया कि 80% ऑफ टोटल एरिया किधर पंजाब में और उसमें यूज करा जाता है ना, 10% अरुणाचल प्रदेश में और बाकी का 10% में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरम और अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर उसके बाद में दिया है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एज इट ऑल एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट एरिया का बताया गया है आपको, ठीक है, 33% जो एरिया है जोग्राफिकली एरिया है, ठीक है, एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसको किसने बॉर्डर कर दिया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बॉर्डर कर दिया। कब किया, 1952 में। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्या है, बहुत एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है, इकोनॉमिकल सॉरी हाँ, इकोलॉजिकली बैलेंस के लिए। ठीक है, इकोलॉजिकली मतलब, तो इकोलॉजिकली बैलेंस के लिए मतलब नेचर के लिए, है ना। It was considered essential for maintenance of ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. देखो सब चीजें जो मतलब जो जानवरों की या पीपल्स की लाइफ है वो कहाँ पर डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पे, है ना। यहाँ पर आपको दिया है ना जो जोग्राफिकली एरिया, उसमें फॉरेस्ट भी इंक्लूड होता है। So a part of the land is termed as wasteland and land put on the other another non-agriculture uses. Wasteland includes rocky and arid desert areas and land put to the other non-agriculture use include settlement roads, railways, etc. Continuous use of land over measures to conserve the manage it was resulted in the land degradation। देखो फिर क्या है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या, कि जमीन की बर्बादी, है ना, जमीन की बर्बादी, जमीन को खराब करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो ठीक है, बट जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है ना। दिस इज टर्न ऑन द सीरियस रेप्रिकेशन ऑन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ये बहुत उसकी बात है कि हाँ, अब पूरी चीजें हम लोगों ने मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी उसको पूरी तरीके से हमने क्या कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। Land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. देखो पूरा 100 में से 95% हमारा किस में चले जाता है, लैंड का, फूड में, शेल्टर में, क्लॉथिंग, ऑब्टेनिंग लैंड, ये सब चीजों में चले जाता है ना। तो हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा कि 95% हमारा बेसिक नीड पे चले जाता है। बेसिक नीड जैसे कि फूड के लिए, अब फूड अगर चाहिए तो उसके लिए हमको जमीन भी लगेगी, है ना। जमीन कैसे लगेगी, हम खेती बाड़ी करेंगे तब जाके तो हमारे पास में फूड आएगा, फसल उगेगी तब जाके तो हम खाएंगे। शेल्टर, क्लोथिंग मतलब हमको रहने के लिए भी चाहिए। तो इतना सब कुछ की हमारी बेसिक नीड है, ये सारी की सारी 95% में इंक्लूड हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट have also aggravate the pace of natural forces to cause damage to land। देखो हम लोगों की यूजेस ने क्या किया है, लैंड को डिग्रेड कर दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर दी है, बिना मतलब यूज करके खराब कर दी है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। जैसे कि यहाँ पर आपको दे के रखा है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि अननेसेसरी पेड़ों को काट देना, है ना। तो हम लोगों ने वो किया, ओवर ग्राजिंग किया, माइनिंग किया, ये सब चीजों से क्या हो रहा है, लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। अगर आप एक बात बताओ, हम अगर एक चीज है कोई भी, ठीक है,
एक बॉल है जिसके अंदर बहुत सारा सामान हम लोगों ने भर के रखा है, ठीक है। अब आप उसको एक दिन जाते हो कुछ निकाल के ले लेते हो, दूसरे दिन जाते हो फिर कुछ निकाल लेते हो, चलो ठीक है, एक बॉल है, एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स रखी है, आप जा रहे हो निकाल रहे हो, जा रहे हो निकाल रहे हो, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा एक टाइम पे खत्म। फिर उसके बाद में वो चीज तो खोखली हो जाएगी बिल्कुल। वैसे ही अपनी अर्थ का अपनी अर्थ में से हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल माइनिंग करके सब चीजें निकाल रहे हैं, है ना। अब निकालते जा रहे हैं तो एक दिन एक टाइम पे क्या हो जाएगी, जमीन क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि हमने अननेसेसरी चीजों को क्या करके, माइनिंग, ग्रास ओवर ग्राजिंग, डिफोरेस्टेशन करके हम लोगों ने लैंड को डिग्रेड कर दिया। माइनिंग साइट्स आर अबंडेड आफ्टर एग्जीक्यूशन work is complete, leaving deep scares and traces of burdening in stars like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to mining and cause of land degradation. जो ये जगह बताइए आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब यहाँ पर क्या डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो है आपका लैंड डिग्रेडेशन क्या मेन रीजन है, ठीक है। In the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for the land degradation due to the water logging, leading to increased salinity and alkalinity in the soil. देखो क्या है, यहाँ जगह पे इन लोगों ने क्या किया है, अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी लैंड को क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया, खराब कर दिया। द मिनरल प्रोसेस लाइक ग्रिंडिंग ऑफ लैमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट्स एंड सोपस्टोन आर ceramic industry generate huge quantity of dust as the atmosphere। अब जो ये सीमेंट वगैरह बन रही है इन सबसे क्या हो रहा है, एटमोस्फियर में डस्ट जो है अननेसेसरी, मतलब बोल रही हूँ ना, जितना भी है डिग्रेडेशन जितना भी हुआ है वो अननेसेसरी हुआ है। अगर नेसेसरी होता तो डिग्रेडेशन नहीं होता, है ना। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन द लैंड। देखो इसने क्या कर दिया है, ये जितना डस्ट, जितना पॉल्यूशन, ये सब चीजें हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेशन होता है वाटर का वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। In recent year, industrial influence as waste have becoming a major source of land and water pollution। क्या हुआ, जो ये वाटर पॉल्यूशन और ये सब चीजें हो रही है, मेन मेन इसका सोर्स कौन बन गया है, इसका मेन सोर्स बन गया है पॉल्यूशन और ये सब चीजें जो कि कंट्री में चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद में देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारी ऐसी सोर्सेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राजिंग कैन हेल्प द सम ऑफ द एक्सटेंट। हम एफोरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ उगाएंगे, है ना, और जो ये ग्राजिंग हो रही है इसको रोकेंगे तो हमारी लैंड जो है बच सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन द ओवर ग्राजिंग पे कंट्रोल करें, और प्लांट्स को क्या शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ स्टेन डर्न्स ऑफ ग्रोविंग thorny bushes and some of the methods of check the degradation arid areas, proper management of waste and control of the mining activities, proper discharge and after treatment can reduce land water and degradation in the industrial and urban areas। तो आपको इस पे ये बताया कि आपको कैसे लैंड को जो है कंजर्व करना है ना। इतने में किसी को कोई डाउट?